अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी हार की समीक्षा शुरू कर दी है। बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व के संगठन मंत्री BL संतोष 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहे और उन्होंने हार के कारणों को अपने पार्टी के पदाधिकारियों में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों से और बाकी टीम से भी बात की। दिल्ली भी जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी क्यों हारी। केंद्र की ताकतवर सरकार, तमाम योजनाएं, उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके कामकाज, इन सब को लेकर बीजेपी ये आकलन कर रही थी, राम मंदिर का निर्माण आदि विषयों को लेकर, कि उसे उत्तर प्रदेश में अच्छा मैंडेट मिलेगा। लेकिन बीजेपी को 33 सीटें उत्तर प्रदेश में गंवानी पड़ी। अब पार्टी उनके हार के कारणों की समीक्षा कर रही है और जब ये सब कुछ चल रहा है उसी बीच 10 सीटों पर फिर से मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। 1-2 नहीं बल्कि 10 सीटों पर बाई इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। आज हमारी चर्चा का यही विषय है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस हार का सामना करना पड़ा, शायद बीजेपी इसके लिए मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से तैयार नहीं थी। यही कारण है कि दिल्ली की गद्दी पर बहुमत आते आते रुक गया। उसका कारण बना उत्तर प्रदेश। अब जब परिणाम आए, महीने भर से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, तो बीजेपी ने आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी है और समीक्षा करने पार्टी के संगठन के जनरल सेक्रेटरी को भेजा गया। जिन खास मुद्दों पर उनका फोकस था, उनमें सबसे बड़ा कंसर्न था दलित मतदाताओं का, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का बीजेपी से एक बड़ा वोट शेयर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना। जो 2014, 17, 19 और 22 में बड़ी संख्या में एक बड़ा वोट शेयर नॉन जाटो कम्युनिटी का और बाद में 19 और 22 में जाटो कम्युनिटी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया, लॉयन शेयर गया। लेकिन 2024 में हालात बिल्कुल बदल गए। दलित वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया अलायंस की तरफ गया और उसका सबसे बड़ा शेयर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। जो BSP से टूट रहा है वो अलायंस की तरफ गया। वरना 2019 में तकरीबन 19% वोट शेयर वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार 9% वोट शेयर पे आ गई है, यानी उसके 10% वोट बटे हैं। और इसका लॉयन शेयर किसको गया है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। अब ये चिंता है, 7 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में इस कम्युनिटी से, तमाम और भी दिग्गज लोग हैं, पार्टी संगठन में भी हैं। उसके बावजूद इस कम्युनिटी में क्या ऐसा हो गया कि इसने वोट नहीं किया या कम किया? पहला सवाल। दूसरा, पिछड़े मतदाताओं में, पिछड़ी कम्युनिटी में जिस वोट बेस पर भारतीय जनता पार्टी इतराती थी, वो वोट उसके पास से छीना है। वो है नॉन यादव OBC कम्युनिटी और उसमें भी 2 कम्युनिटी विशेष तौर पर, कुर्मी और कुशवाहा। ये कम्युनिटी का भी एक बड़ा शेयर बीजेपी के पास से गया और कई सीटें इसकी उदाहरण भी हैं। तो इसके क्या कारण रहे हैं? जबकि इस कम्युनिटी को तो बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, सत्ता में भी दिया, संगठन में भी दिया, ब्यूरोक्रेसी में भी दिया। फिर क्या ऐसा हो गया कि इन्होंने वोट नहीं दिया, या दिया भी तो उतना नहीं दिया जितना देते थे? क्योंकि इस कम्युनिटी का वोट मिला होता तो अनुप्रिया पटेल की ये हालत नहीं होती। 1 सीट हार गई, दूसरी वो किसी भी तरह गिरते पड़ते जीत पाई। तो कोई तो कारण होगा। और तीसरा विषय है राजपूत मतदाताओं का रूखा व्यवहार, या ये कह लीजिए कि बीजेपी को वोट कम मिला उनका जितना मिलना चाहिए था। और ये बात सहारनपुर से लेकर चंदौली तक लागू हुई। सहारनपुर इसलिए क्योंकि वो एक राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और चंदौली का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि अलायंस का राजपूत का समाज का प्रत्याशी वहाँ से जीता, वीरेंद्र सिंह। तो कोई तो कारण है कि ये कम्युनिटी, तो इन सब के साथ, इन ग्रुप्स के साथ बैठी बीजेपी के लीडरशिप बैठी और मीडिया टीम के साथ भी बैठी कि जो विपक्ष ने नरेटिव बिल्टअप किया, अब मुझे आधिकारिक रूप से नहीं पता, लेकिन इसमें आज अखबारों में और सोशल मीडिया में ऐसा है कि पार्टी ऐसा मानती है कि समय रहते मीडिया टीम उसका काउंटर नरेटिव नहीं दे पाई। तो भाइयों बहनों, जब इतनी आग लगी हो तो उसमें मीडिया टीम क्या कर लेगी और कौन सा नरेटिव वो दे देगी? जब इतने बड़े बड़े टॉप लीडर्स बोल रहे हों और उनकी बात ना कम्युनिकेट हो पाई हो,
तो मीडिया टीम क्या कर लेगी, पहला विषय। अब अगला मुकाबला है 10 सीटों पर। ये 10 सीटें उत्तर प्रदेश के मिजाज की कंटिन्यूटी को तय करेंगी कि क्या जो बढ़त अपोजिशन को मिली है वो थमी या वो सिलसिला बढ़ा। और बीजेपी की राज्य सरकार के भी कामकाज का एक आकलन मोटे तौर पर होगा, क्योंकि इसमें पश्चिम से लेकर पूरब तक की सीटें हैं। एक तरीके से उत्तर प्रदेश का मिजाज पता चलेगा कि इस उपचुनाव का मिजाज क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मायूसी है, गुटबाजी भी साफ तौर पर सामने दिखी है, कई ऐसे स्टेटमेंट भी आए हैं। लेकिन अब तक किसी के भी खिलाफ पार्टी में कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे वो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या कोई और तरह की कार्रवाई। तो क्या बीजेपी अभी सिर्फ डायग्नोसिस करवा रही है, जांच करवा रही है अपनी कि उसे क्या बीमारी है, एक्शन बाद में होगा या फिर इसे दबा दिया जाएगा? आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ बयान सुने, फिर हम आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक मुद्दा बार बार नहीं चलता। जो एक झूठा भ्रम फैलाया, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो 400 नहीं चाहे 450 एमपी उसके पास आ जाए, लेकिन क्या भारत का संविधान बदला जा सकता है? संगठन में भी इसका विश्लेषण हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं और हम लोग इस पे कुछ ना कुछ रणनीति बनाने की तरफ अग्रसर हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले संविधान को बदलने की बात करती थी, जो आरक्षण को खत्म करने की बात कर चुकी है, जो लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के हित अधिकारों को ख़त्म करने की प्रयास करती रही है। अब इस प्रकार की बेमानी बयानों से कोई, मुझे लगता है, दलित समाज में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। सबसे पहले तो उन सांसदों पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने 400 पार का नारा देने की बात कही ताकि वो संविधान बदल सके। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने की हिम्मत करे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं देवकी नंदन मिश्रा जी, जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के